ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आगे बढ़ रहे थे और पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते चले जा रहे थे और फील्ड भी। तो इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन और छूट गया था, एक फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड, ऐसा एक रॉड है जिसके ऊपर ऐसे यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मान लेता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज और चार्ज डेंसिटी है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसके लिए ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में भी, मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा और एज इट इज जैसा आज कर रहे हैं वैसा ही वहां पर भी मिलेगा। उसमें अलग से कुछ नहीं होगा, बस वहां पे करंट होगा, करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन और यहां पर एक चार्ज कैरिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड है या वायर कह लें, और इससे कंडीशन क्या बनती है कि हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है यहां पे ऐसे, और इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो दोनों एज हैं, अपर एज और लोअर एज, ये वाला एंड और ये वाला एंड कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। मान लेते हैं θ1 और ये θ2, ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, अपर एंड θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, लोअर एंड θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें इसका कोई फार्मूला पता नहीं है और आपको पहले से ये चीजें करते चले आ रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब तक पता पड़ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। भाई एलिमेंट लेंगे, बिना एलिमेंट के यानी कि बिना उस छोटे से चार्ज को बनाए एक डीक्यू चार्ज यानी एक पॉइंट चार्ज बनाएंगे और फिर पॉइंट चार्ज बना करके उसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगा करके, और तभी हमको इस पूरे चार्जेस की वजह से यहां पर फील्ड का कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। चलो तो एलिमेंट चूज करते हैं। तो मान लो अपना ये वाला जो रॉड रखा हुआ है वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है और ये जो डिस्टेंस माना है मैंने डी डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है तो मैं यहीं से मान लेता हूं कि वाई पे जा करके और डी वाई विड्थ की एक एलिमेंट, ये एलिमेंट है अपनी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस एलिमेंट के दोनों सिरे मिला दें तो बहुत ही छोटा सा एंगल सबटेंड करेगा डी थीटा, और यहाँ से एंगल बना रहा होगा वो थीटा, दोनों एक ही चीज़ है। या तो ऐसे कहो कि वाई पे जाकर के हमने डी वाई विड्थ की एक, ये डी वाई विड्थ है, डी वाई विड्थ की एक एलिमेंट ली है जिसका चार्ज छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, या उसके दोनों सिरों को अगर मिला दो तो बहुत ही छोटा सा एंगल सबटेंड कर रहा होगा, वो एंगल डी थीटा है जो अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अपनी रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे है। अब इसको मैं अलग से बनाता हूं यहां कि ये अगर छोटा सा चार्ज डी क्यू है तो डी क्यू से ये वाली दूरी हमको निकालनी होगी, ये वाई है और ये डी है, और इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूरी वाई है, ये वाली दूरी, यहां पे चार्ज रखा हुआ है डी क्यू और यहां से डी डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना था थीटा। हाँ ये याद रहे कि अपर एंड θ2 सबटेंड कर रहा है और लोअर एंड θ1 और θ2 सबटेंड कर रहे हैं, ये अलग अलग एंगल सबटेंड कर रहे हैं। आखिर में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्योंकि एज इट इज ये डायरेक्टली नहीं आता। कई बार इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको समझ नहीं आता कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें, तो कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि हम ये चीजें समझ करके तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो वो लास्ट में आपको बताऊंगा, मैं लिखवा भी दूंगा कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। बट पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये जो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा वो कितना लिखा जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई। भाई यहाँ का जो ये जो विड्थ है या लेंथ है इस एलिमेंट का वो कितना है डी वाई, और चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो इस लैम्डा डी वाई की वजह से जो यहाँ पर फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, और वो छोटा सा फील्ड होगा डीई। अगर इसी फील्ड को इंटीग्रेट कर लें तो अपना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पूरे चार्जेस की वजह से। लेकिन दिक्कत यह है कि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसे तोड़ के इंटीग्रेट करना होगा, इसे तोड़ के जोड़ना होगा। तोड़ के जोड़ने का मतलब है इसे रिजॉल्व करके, इसकी कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, और तब बारी बारी से इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो डीई का एक कंपोनेंट इधर कौन सा होगा डीई कॉस थीटा, और नीचे कौन सा होगा डीई साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए। अब इन कंपोनेंट को ध्यान से देखो, तो ये वायर है, वायर की लेंथ ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है तो इसको बोलेंगे ई पैरेलल।
ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल तो किसके पैरेलल, रॉड की लेंथ के पैरेलल वाला कंपोनेंट, और इन कंपोनेंट को ही अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं कहूं कि ई परपेंडिकुलर तो किसे इंटीग्रेट करना होगा, डी ई कॉस थीटा को, और अगर मैं कहूं ई पैरेलल तो फिर किसे इंटीग्रेट करना होगा, डी ई साइन थीटा को। अब चलो डी ई की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, तो डी ई की वैल्यू लिखी जाएगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, इस डी क्यू का इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस, अगर ये डी है तो ये कितना है, डी सेक थीटा, भाई ये डी है तो ये हाइपोटेनस कितना है, डी सेक थीटा, तो इस डी सेक थीटा का होल स्क्वायर, सो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, और एक काम करते हैं और डी क्यू की वैल्यू भी रख देते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो कहाँ निकाला हुआ था हमने, हाँ ये रहा डी क्यू लैम्डा डी वाई, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा आपका लैम्डा डी वाई। तो डी ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। चलो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और पहले निकाल लेते हैं ई परपेंडिकुलर। तो इंटीग्रल के डी क्यू सॉरी के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है आपका कॉस थीटा। अब दिक्कत यह है कि थीटा और वाई दोनों वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल एक साथ इंटीग्रल में आ रहे हैं। ध्यान से देखो, थीटा भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, और वाई भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, दोनों बदलेंगे। अगर वाई बदलोगे तो थीटा बदल जाएगा, तो हमें एक दूसरे में एक को इसमें एलिमिनेट करना होगा, या तो थीटा को वाई के टर्म में लिखो या वाई को थीटा के टर्म में लिखो। अगर इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर पाए तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। चलो इससे यहां से देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल से बहुत आसान है, y बाई डी इक्वल टेन थीटा। भाई यहां मैं इसको कर देता हूं, y इज इक्वल टू डी टेन थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, डी वाई इक्वल डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी वाई की वैल्यू यहां पर रखें तो डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना डी वाई की वैल्यू रखेंगे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक डी है नीचे डी पे पावर 2 है, तो नीचे एक डी बचेगा। सो के लैम्डा बाई डी बाहर आ गया, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका ई परपेंडिकुलर। ऐसे ही डायरेक्ट में लिख दूं ई पैरेलल, तो के लैम्डा बाई डी इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पे इसको लिखता हूं मैं, इस रिलेशन को मैं नीचे लिख देता हूं। y इक्वल कितना लिखा हुआ है मैंने, डी टेन थीटा, तो डी वाई कितना लिखा जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब इसमें इंटीग्रेशन ही करना है, लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट कहां से कहां तक, तो अपनी रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल माइनस, देखो उल्टा चल रहे हैं हम, यहां से थीटा 1 मेजर करने के लिए इस तरफ जाना है, तो थीटा 2 मेजर करने के लिए दूसरी तरफ जाना होगा। सो अगर नीचे से, भाई हमें लिमिट लेते वक्त क्या ध्यान रखना होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो कंप्लीट हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो शुरू कहां से हो रहा है और अंत कहां पे हो रहा है। तो हमारा वायर शुरू हो रहा है थीटा 2 से, और अंत कहां पे हो रहा है उसका, कहां पे लास्ट हो रहा है, थीटा 1 पे। तो थीटा 2 माइनस के साथ शुरू होगा, क्योंकि ये उल्टे सेंस में जा रहा है। अगर हमें थीटा 1 मेजर करना है तो हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं, लेकिन थीटा 2 मेजर करने के लिए हमें ऐसे घूमना पड़ रहा है। सो अगर थीटा 1 पॉजिटिव है तो थीटा 2 नेगेटिव, तो माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। सो लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। इंटीग्रेट कर दें और डायरेक्ट लिखें इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब साइन थीटा में जब लिमिट पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा, लिमिट है माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1। ध्यान से देखो, तो साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस साइन पहले आएगा पीछे, और लिमिट लगाते वक्त जो माइनस साइन है उसके साथ वो कंपनसेट करके क्या बन जाएगा, प्लस। भाई साइन थीटा 1 तो प्लस है, माइनस लगाएंगे लिमिट का साइन माइनस थीटा 2, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, तो वो माइनस पीछे चला आता है तो वो प्लस हो जाएगा। तो लिखा जाएगा रिजल्ट आपका
के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड। एक फॉर्मूला निकल आया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब पैरेलल वाला देख लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। इसको उल्टा करके सॉल्व करो तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 लिखा जाएगा। सो ई पैरेलल क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हो गया आपका ई पैरेलल। बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया दोनों कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट इस रॉड के पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट इस रॉड के पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा। दो कंपोनेंट होंगे इसके, दोनों निकाल लिए हमने। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। इन दोनों फार्मूले को याद रखने के बाद ही अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस सो ई परपेंडिकुलर निकाला था हमने, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल निकाला था के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये दो फार्मूले हमारे पास हैं। अब हमें सीखना है कि इन दो फार्मूले को अप्लाई कैसे करें। तो पहला जो केस लेते हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस केस है और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है कि अगर इस वायर की लेंथ L है या जो भी लेंथ है उसके बीचों बीच से अगर हम डिस्टेंस लें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बीच से लिया बिल्कुल वायर की लेंथ के, तो टॉप एज यानी कि ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है जो भी एंगल सबटेंड करेगा उतना ही एंगल लोअर मोस्ट पॉइंट भी सबटेंड करेगा। यानी दोनों एज, दोनों जो एंड हैं वो दोनों एंड एक ही एंगल सबटेंड करेंगे, क्योंकि बीचों बीच से हमने ये डी जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो कहाँ से लिया हुआ है, रॉड की लेंथ के बीचों बीच से। तो अब इसे देख के बताओ कि कौन सा कंपोनेंट मिलेगा और कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा फॉर द वायर। ऐसे केस में जब वायर के या रॉड के बिल्कुल बीचों बीच से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस चूज किया है डी, ये वायर की लेंथ के बीचों बीच से लिया है। तो ये तो आपका साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, तो 2 के लैम्डा साइन थीटा बाई डी हो जाएगा। यानी ई परपेंडिकुलर आपका मिलेगा, ये मिलेगा। बट ई पैरेलल को देखो तो इस वाले केस में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, तो ऐसे केस में ई पैरेलल नहीं मिलता। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। अगर याद रह जाए तो कभी कभार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि रॉड के लेंथ के बीचों बीच से अगर हमने ये डिस्टेंस माना हुआ है तो इस केस में कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, पैरेलल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं। इस फॉर्मूले में डाल के देख लो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम सबटेंड करेंगे। सेम एंगल सबटेंड करने की वजह से दोनों ही थीटा मान लो है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो इस केस में पैरेलल कंपोनेंट नहीं मिलता। अब इसमें अलग से एक और वैरायटी में बता देता हूँ उसको। मान लो ये एक वायर है और ये मान लो एंगल 30 और ये भी एंगल 30, ठीक। अब इस केस में अगर ये ए है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है। अब इसमें मैं पूछूं कि वो जो दूरी है डी वो क्या है, थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है, तो कैसे पता पड़ेगा। अब यही यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस केस में फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जबकि वो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे या ऊपर हो गया है, क्योंकि वो सीध में नहीं है। अगर सीध में नहीं है इसके तो हम कैसे थीटा 1 थीटा 2 लेंगे। थीटा 1 क्या है इसमें, थीटा 2 क्या है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस क्या है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और नोट कर लो और उसी हिसाब से अब आगे चलना है। इस रॉड के हमेशा वो जो डिस्टेंस हम लेते हैं, ये जो डी है हमारे फॉर्मूले में, ये डी आया हुआ है, ये डी हमेशा रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर ही होगा। जो भी रॉड की लेंथ है उस लेंथ के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस ही हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और कोई डिस्टेंस नहीं। ध्यान से देखने पर ये लग रहा है कि ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नहीं है, बट इसका एक कंपोनेंट, इस ए का एक कंपोनेंट इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये वाला। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, तो ये होगा आपका ए कॉस 30। ये हो जाएगा इस डी की जगह पे। डी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, ए या ए कॉस 30, ए कॉस 30। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। सो डी
that is distance always be chosen परपेंडिकुलर टू रॉड। वो दूरी कैसी होगी हमेशा? रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। दूसरी चीज θ1 θ2 हमने कहां से लिए थे? तो θ1 अपर एंड से, θ2 लोअर एंड से। तो ध्यान से देखो तो अपर एंड इस पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? अगर यहां से देखो तो अपर एंड इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है? किसके साथ बना रहा है पहले ये देखो। ऐसा नहीं अपर एंड यहां से 30 बना रहा है। हमने जब अपर एंड का एंगल बताया था आपको θ1, तो वो किसके साथ बन रहा था? अपर एंड और इस लाइन के बीच में। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो, ये है या ये है? तो ये नीचे वाला इसके साथ अपर एंड कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। सो θ1 कितना हो गया? 60। अब लोअर एंड की बात, तो लोअर एंड उल्टा घूमते हैं, यानी कि θ2 को हम हमेशा अपोजिट सेंस में लेते हैं। तो या तो यहां पे उल्टा घूमो तो 330 होगा, उल्टा घूम के आओ तो ये 330। θ2 कितना होगा? या तो 330 या फिर -30, एक ही बात है। या तो 330 या -30, या सीधा घूम जाओ तो -30, क्योंकि हमें अपोजिट सेंस में लेना है। सो θ1 एंड θ2 ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इन ऑपोजिट सेंस। θ1 एंड θ2 ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू perpendicular distance and in opposite sense। ये दो बातें आपको ध्यान में रख करके ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है कि ये जो फॉर्मूले में d है वो d अपना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर किसी एंगल पे दिया हुआ है तो आप उसके कंपोनेंट वगैरह निकाल करके डिस्टेंस को हमेशा परपेंडिकुलर ही चूज कीजिए और उस परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस को यहां पर पुट कीजिए। दूसरा θ1 θ2 किसके रेस्पेक्ट में लिए जाते हैं? तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ये जो लाइन है अपनी रेफरेंस लाइन, यहां से आप θ1 और θ2 मेजर करते हैं और अपोजिट सेंस में θ1 जिस तरफ घूमता है, यानी इस लाइन से θ1 मेजर करने के लिए जिस तरफ घूमे थे, θ2 मेजर करने के लिए उससे उल्टा घूमेंगे। दोनों ऑपोजिट सेंस में ले जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए यहां देखो ये अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसके साथ ये अपर मोस्ट जो टॉप पॉइंट है, ये वाला एज है, ये कितना एंगल टोटल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। लोअर मोस्ट पॉइंट 30 है लेकिन उल्टा नहीं है, तो हम उल्टा जाएंगे तो 330 होगा और सीधा घूमेंगे तो -30। 330 को चाहे -30 को एक ही चीज है। सो ऐसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। इन दो बातों का ध्यान रखो, ये दो बातें नोट डाउन कर लो। इस पर एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरा ख्याल है इस ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप रट जाएंगे।